हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्बस। आज की वीडियो में हम अपना इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में हम जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट फिलहाल पहले आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेंशन किया हुआ है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे रहेगा। पूरा बेस्ड ही हमारा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे रहेगा। अब देखो, वैसे तो 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं ऑलरेडी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले से आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। बट एक ही वीडियो में हर टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो मैं क्या करता हूं कि मैं आज आपको पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली तो नहीं बोलूंगा, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से, क्योंकि शुरुआत हम बेसिक से ही करते हैं। जब तक हमको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। बट आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखना एट द एंड लास्ट तक। ठीक है। बट फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले हमको उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं देखो डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, बट उससे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उन डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जिनका डिपेंड करता है, मतलब जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। मैं ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिनकी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूट की मैं बात कर रहा था। मैं यहाँ पे भी डेफिनेशन भी लिख लूँ। ठीक है। अच्छा, फिलहाल पहले तुरंत डेफिनेशन भी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन depends upon number of moles of solute। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि भाई किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, जो डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारे पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास RLVP, और ये RLVP क्या होता है, ये होता है मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, होप सो आप लोगों को याद हो। लास्ट वीडियो में मैंने जब रॉल्स लॉ करा था, मैंने उसमें पूरा अच्छे से टॉपिक डिस्कवर किया था और टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट कोई इशू नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख लूंगा भी यहाँ पे। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होने वाली, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो होता है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास वो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। और जो लास्ट हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली है वो होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। देखो अगर मैं आपसे बोर्ड के हिसाब से बोलूं तो देखो बोर्ड में हमारे पास इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंडेटरी है। ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से कवर करना है तो न्यूमेरिकल पार्ट में आप इन लोगों की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो RLVP के बेस में सबसे कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल हमने सभी के बेस पे करना है। मुझे पता है कि मैंने RLVP पे अभी आपको न्यूमेरिकल नहीं कराया, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, ओनली न्यूमेरिकल बेस पे। ठीक है। बट जो ये आपके पास आने वाले प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो आपके एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर एक वीडियो को जो अब मैं लेके आने वाला हूँ आगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर का, तो पार्ट 2 का मेरे लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो फिलहाल आप क्या करो कि आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देन उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम भी लिख लिया, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं। एलिवेशन, यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है, मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। कैसे? ठीक है। देखो यार,
मैं जब RLVP या फिर रॉल्स लॉ को जब मैं डिराइव कर रहा था या डिफाइन कर रहा था, मैंने उसमें आपको बोला था कि हमारे पास दो टाइप के केस होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों सब्सटेंस मेरे वॉलेटाइल नेचर के होंगे, या फिर जिसमें एक सब्सटेंस वॉलेटाइल नेचर का होगा तो दूसरा कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल नेचर। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट होगा, तो उस केस में आपको ऑलरेडी पता है जब ये सॉल्यूशन बनता है तो जो प्योर फॉर्म का जो मेरे पास सॉल्वेंट होता है इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से डिक्रीज होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो हमको पता है कि वेपर प्रेशर तो वैसे भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, तो मेरा पता है इंक्रीज क्या हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा इंक्रीज हो रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा होता क्यों, ठीक है, इसके लिए आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट उससे भी पहले मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि देखो ग्राफ के थ्रू आप समझोगे ना तो आपको क्लियर रहेगा। और कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर बोर्ड में भी कभी कभार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जरा ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे हम। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा सारा बॉइलिंग पॉइंट से कैसे मिलता जुलता है, बट फिलहाल पहले आप ग्राफ को देखिए। यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले मैं एक प्योर फॉर्म का जो स्लोप बना रहा हूं मैं, ये मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, मैं उसी का स्लोप बना रहा हूं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे पास अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्योर वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी के नीचे जस्ट मैं दूसरा स्लोप बनाऊंगा सॉल्यूशन का, जो को क्या कैसा होगा उस सॉल्यूशन में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसमें ऐड हो रखा होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और आप इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब मेरे स्लोप बनाने का रीजन क्या था, अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे आप यहां से देखो, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हर केस में, जैसे मेरे पास ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है, तो हर केस में अगर आप प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर देखोगे ना, हर किसी टेम्परेचर में प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन वॉलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हो इस वाले केस में, देखो ये वाला जो वेपर प्रेशर है वो कम है, किसका, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है। बट हर किसी टेम्परेचर में, किसी भी टेम्परेचर में करके देखो आप, हर किसी टेम्परेचर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो मेरे पास प्योर सब्सटेंस का या फिर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन वॉलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा बात यहां तक ये तो बहुत सिंपल था, बट अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये बॉइलिंग पॉइंट से कैसे कनेक्ट करता है। तो उसके लिए पहले आपको ना बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है तो तभी आप चल पाएगा आपका काम। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये नहीं चाहिए कि भाई कि इस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, ऐसा कुछ। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, व्हेन, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड में आपका कुछ भी आ सकता है, सॉल्वेंट, सब सॉल्यूशन, कुछ भी, इज बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई मेरे पास एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब किसी भी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, या फिर अगर आपको पता लगाना हो कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती क्या है, तो किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जब हमारा इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टाइम पे वो सब्सटेंस हमारा क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ पे मैं किस तरीके से करता हूँ, मान लो, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मेरे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कितना होता है, 1 atm का ही होता है, कांस्टेंट, ये सभी को पता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मेरा 1 atm का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब 1 atm का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि ये जो मेरा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये मेरे प्योर फॉर्म की है। किसकी है मेरी, ये प्योर फॉर्म की है। थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर वाले को, और आप यहाँ पे देखना अच्छे से कि ये मेरे प्योर फॉर्म की है। कौन से वाली, ये वाली। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है तो मैं इसको मैं नाम देता हूँ P0B।
ठीक है। और अगर प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है और अगर प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर इक्वल आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इट मींस ये प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट हो। ऑब्वियस सी बात है ना। सेम यहां पे देखो, जब सब्सटेंस का भी वेपर प्रेशर जो कि सॉल्यूशन है मेरा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करके चलता है, जो सॉल्यूशन है मेरा, जब वो भी मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में आ जाएगा तो उसका भी तो बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, और उसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ये TB। अच्छा अब जरा देखो, टेम्परेचर हमारा लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होता है, तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि जो प्योर फॉर्म का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो और इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ ना, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा TB। तो देखो कितना इजीली हमारे पास चीजें क्लियर हो गई। इट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B। भाई डेल्टा TB क्या होता है? डेल्टा TB होता है मेरा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और TB क्या होता है मेरा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और T0B क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो भाई अगर मेरे को डिफरेंस निकालना हो तो मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा? ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा। और आप यहां पे देख सकते हो कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो मेरा जो सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको यहीं पे पहले इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखाई थी, जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो आप, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये लाइन लिखा दी थी कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आप लोगों के पास और वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका एक सॉल्वेंट में जो कि प्योर फॉर्म का सॉल्वेंट था, अगर आप उसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है, अगर आप उन दोनों को ऐड करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो हमेशा ध्यान रखना वेपर प्रेशर अब गिर जाएगा। भाई ये तो प्योर फॉर्म में था पहले, उस टाइम पे तो उसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा था, बट जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इट मींस अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे हमारे किसमें, वेपर फेज में। तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या इंक्रीज होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप लोग इस ग्राफ को आराम से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर देन उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंटल टर्म में चलते हैं। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमको ये पता लग चुका है कि डेल्टा TB अगर मुझे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो मैं सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, मेरा डेल्टा TB निकल जाएगा। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मैंने आपको बोला ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है? जिसमें डिपेंड होता है, मतलब जो डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। तो किस तरीके से? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल डेटा ये, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो भाई मुझे क्लियर पता लगा कि जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे m के। और ये स्मॉल m है क्या? इसको मैं कहता हूं मोलैलिटी। सबको पता होगा मोलैलिटी होता क्या है। मैंने आपको याद करो, जब मैं इसी चैप्टर में आपको मैं समझा रहा था, मैंने आपको बोला था जो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, तीन टाइप के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैंने मोल फ्रैक्शन बोला था, एक मैंने मोलैलिटी बोला था, एक मोलैरिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, थोड़ा इसको और डिटेल में चलते हैं। तो डेल्टा TB, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट KB इनटू m, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म KB, क्या बोलते हैं हम KB को? KB को बोलते हैं हम मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये इसके एक टर्म होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम पे आपको गिवन रहता है, ठीक है। वैसे इसके बेस पे ना कभी कभार नीट में अगर आप देखोगे तो इसके बेस पे फॉर्मूला भी आता है। वैसे तो जनरली ये गिवन रहता है, ठीक है, हर सॉल्वेंट के लिए ये मतलब कांस्टेंट रहता है, गिवन रहता है, ठीक है। बट कभी कभार जब ये गिवन नहीं रहता तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला मैं लास्ट में बताऊंगा आपको जब मैं 2-3 न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको पता है मोलैलिटी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मोलैलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखो मैं चाहूँ तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करना मतलब बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे मैंने RLBP को सिंप्लीफाई किया था तो मैं इसको भी सिंपल कर सकता हूँ मतलब। तो देखो कैसे,
इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एनबी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अब मास है या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, WA इन केजी। और आपको पता है एनबी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये कौन आ गया, ये मोलैलिटी क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा ही है कि भाई कोई भी ऐसे डाइल्यूट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो डिपेंड किस पे करती है, हमारे डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इट मींस ये जो है प्रॉपर्टी ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आप इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इस तरीके से भी कर सकते हो इसको कि केबी को आप ऐसे ही रहने दीजिए और एनबी को आप लिख लीजिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और साथ में आ जाएगा WA इन केजी। और आपको पता है मैक्सिमम जनरली क्वेश्चन, अगर आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेते हो, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये देख रहे हो ये MB, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके बेस पे पूछे जाते हैं। बट फिलहाल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इनके न्यूमेरिकल, बट फिलहाल पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल पार्ट में, ठीक है। ठीक है, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और वो छोटी सी चीज़ क्या है, कभी कभार ना, वैसे होता नहीं है, ऐसा बहुत रेयर केस है, बट कभी कभार क्या होता है कि पूछ लेते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, कभी कभार वो बस पूछ लेते हैं डिफाइन केबी, भाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का, वो कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, केबी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इसको इतना भी लिख लोगे ना तो आपके पास इसकी डेफिनेशन बढ़िया सी बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी मेन चीज जो केवी की हमारे पास यूनिट होती है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, केवी की जो यूनिट होती है हमारे पास वो होती है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, इसकी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब जरा हम न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, पहले आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg वाटर, क्लियर है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो पहले ना हमेशा ध्यान रखो, जो दिया हुआ है ना, पहले जो गिवन रहता है पहले उसको लिख लो, क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास। गिवन है पहले 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा कि सॉल्यूट है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूट को किस चीज से इंडिकेट करता हूं, मैं सॉल्यूट को इंडिकेट करता हूं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैं इसको लिख देता हूं WB, और ये मेरे को गिवन है 18 ग्राम, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है C6H12O6, और उसका मॉलिक्यूलर मास आई थिंक 180 ग्राम के समथिंग में होता है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की भी बात करना चाहूँ तो इट मीन्स MB भी मेरे की गिवन कितना है, 180 ग्राम। दो चीजें मेरे को गिवन है, मैंने लिख लिया। 1 kg वाटर में डिसॉल्व है, इट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमको, 1 kg। अब देखो यूनिट का ध्यान रखना, सॉल्वेंट का कभी कभार मास ना आपको ग्राम में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्राम में दिया रहता है सॉल्वेंट का तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, हमको केजी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कितना सिंपल है, जो भी आपको ग्राम में वैल्यू दे रखी है उसको डिवाइड करा देना 1000 से, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मेरे को 3 चीजें गिवन है, फिर और क्या क्या गिवन है मेरे को, केबी की वैल्यू गिवन है मुझे, कितना दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये चीजें मेरे को गिवन है, ठीक है। और निकालना क्या है, अच्छा एक और चीज यार, प्योर फॉर्म, ये तो खैर सबको पता ही होगा, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 373 केल्विन, ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो गिवन चीजें मैंने सारी लिख ली, अब निकालना क्या है मुझे निकालना है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB, ठीक है। तो चलो जरा इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो मुझे ऑलरेडी पता है डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला भी मुझे पता है, गिवन मास, सॉरी मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चलो भाई तुरंत वैल्यू डालते हैं, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते। केबी की वैल्यू कितना दे रखी है, केबी की दे रखी है
0.52। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? 18 ग्राम। मोलर मास कितना है सॉल्यूट का? 180 ग्राम। तो चलो जरा करते हैं। 18 ग्राम गिवन मास हो जाएगा एंड 180 ग्राम आपका मोलिकुलर मास हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो चलो भाई केजी में चाहिए तो हमको तो केजी में करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये चला जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीवी की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0.052। ये आ गया आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो पूछा क्या था, टीबी की वैल्यू पूछी हुई थी। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला तो हमको पता ही है ऑलरेडी, क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी का वैल्यू आपको पता है, टीबी आपको निकालना है। तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी नॉट बी को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी अभी अभी कितना निकाला हमने? 0.052। टी नॉट बी कितना हमारे पास? 373। तो इट मीन जो फाइनल आंसर आएगा मेरे टीबी की वैल्यू वो आ जाएगा 373.052 केल्विन। तो ये है मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपको प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा सेल्सियस के बेस पे दे रखा है यहाँ पे, एंड केबी फॉर वाटर आपको दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा तो केल्विन केजी पर मोल है। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, आई थिंक शायद यहाँ पे आपके पास 2 सॉल्यूट है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। आपका एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गया ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूछा क्या है हमको तो आई थिंक पूछा है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। देखो सबसे पहले 6 ग्राम ऑफ यूरिया, गिवन मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड हो, इस साइड में आपके पास अमाइन ग्रुप लगा रहता है एंड इस साइड अमाइन NH2 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और ग्लूकोज का आपको पता ऑलरेडी क्या होता है, C6H12O6। तो इन दोनों का मेरे पास गिवन मास, जैसे ये दोनों के दोनों सॉल्यूट है मेरे पास, तो इनका गिवन मास एंड मोलर मास आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी इसका भी गिवन मास एंड मोलर मास वो पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं भाई मेरे को तो प्रॉपर एक नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, भले चाहे 3-4 सॉल्यूट डाल दो, मुझे तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, तो सबको ऐड ही तो करूंगा। तो यहाँ पे 2 है, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल लूंगा, मेरा काम आसान। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया आई थिंक इसका एक बार कैलकुलेट कर लेना, लेकिन 60 ग्राम के समथिंग ही आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का 9 ग्राम के समथिंग गिवन मास है एंड मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का सभी को पता है 180 ग्राम। तो चलो भाई जरा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले जरा इसे निकालते हैं। तो ये मेरे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, NU लिख लेता हूँ इसको, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज NG लिख लेता हूँ। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। NU को क्या है आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वैसे निकलते हैं 6/60 प्लस यहाँ पे ग्लूकोज का भी निकालते हैं 9/180। ठीक है, इसको निकाल लो जरा, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आई थिंक आएगा 1/10, तो 0.1 प्लस 0.2 इसके समथिंग में आई थिंक। इसमें यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके, हाँ मतलब इतना 0.15 के समथिंग में ये एक वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल जाएंगे, NB की वैल्यू एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, बट 0.15 के समथिंग में ही आपके पास ये आएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास निकल चुके हैं। अब मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता ऑलरेडी क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू
मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी Kb की वैल्यू हमको पता है कितना है 0.52 इंटू मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.15 मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने नहीं लिखा ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, WA आपको गिवन है 300 ग्राम। देखो यार, आप पे डिपेंड है कि आपको चेंज कैसे करना है, स्टार्टिंग में करना है बाद में, क्योंकि आपको 300 ग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा लेकिन यूनिट ग्राम देखना, यूनिट ग्राम में गिवन है और मोलैलिटी क्या मांगती है केजी में, तो इजी है। अभी चेंज कर देते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो 0.3 केजी के समथिंग में आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट करो 0.3 केजी के समथिंग में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, इसको नीचे बढ़ा देते हैं, इसको ऊपर, एक से एक कैंसिल आउट, 5 जो 15 एंड 5 को इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 आ जाएगा। तो आई थिंक ये मेरा सॉल्व होके आएगा, अगर मैं 2 से 0.52 को डिवाइड करता हूँ तो 0.26, मतलब जो मेरे पास वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद, बड़े ध्यान से देखना, आप भी कर देना। ठीक है, डेल्टा टीवी की आ रही है सॉल्व करने के बाद 0.26। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है मेरे को, मैंने आपको बोला पूछा मेरे को है टीवी की वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो, आपको बॉइलिंग पॉइंट चाहे सेल्सियस में दिया हो चाहे केल्विन में दिया हो, बट जो चेंज होता है ना वो चेंज उसी यूनिट में रहेगा जो गिवन रहेगा। अगर मेरा चेंज यहाँ पे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के बेस पे दे रखा है प्योर फॉर्म को, तो मैं सेल्सियस के बेस पे करूंगा। इट मीन्स जो चेंज आ रहा होगा मेरा सेल्सियस के बेस पे ही आएगा। अगर यहाँ पे केल्विन दिया रहता तो जो चेंज आएगा ना वो मेरा केल्विन के बेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो चलो जरा यहाँ पे देख लेते हैं टीबी का वैल्यू कितना दे रखा है। टीबी का वैल्यू दे रखा है आपको, सॉरी टीबी तो हमको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, टी नॉट बी को इधर लेके आ जाते हैं, तो टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। ठीक है, और डेल्टा टीबी का आपको पता ही होगा यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा टीबी हमने अभी अभी निकाला 0.26 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, तो टी नॉट बी है, तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 100.26, जो कि मेरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको दिख रहा होगा हर क्वेश्चन में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो आप जरा इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक के बेस पे, तो तुरंत जरा न्यूमेरिकल पढ़ता है। न्यूमेरिकल क्या, इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन आपको गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 80.66 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, एंड इफ केबी फॉर बेंजीन कितना दे रखा आपको 3.28 केल्विन केजी पर मोल, तो मोलर मास निकालना है। मोलर मास इट मींस आपको पता है पूछा क्या है, आपको पूछा हुआ है ये MB की वैल्यू। तो चलो जरा तुरंत तुरंत स्पीड से देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 3.3 ग्राम। देन उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट आप बोलना चाहो 125 ग्राम, जिसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ केजी में, क्योंकि आपको पता है मोलैलिटी के बेस पे केजी में चाहिए होता है, तो 0.125 केजी। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दे रखा है टी नॉट बी 80 डिग्री सेल्सियस, तो टीबी भी आपको गिवन ही होगा आसपास में ही 80.66 डिग्री सेल्सियस। मुझे सारी चीज़ें गिवन है, मेरे को केबी की भी वैल्यू गिवन है। केबी का वैल्यू मुझे दे रखा है 3.28 केल्विन केजी पर मोल। चलो भाई ठीक है, तो जरा आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें मुझे गिवन है और MB की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, TB माइनस टी नॉट बी, और आपको दिख रहा होगा TB की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, TB का वैल्यू दे रखा है 80.66 डिग्री सेल्सियस, माइनस करूंगा मैं प्योर फॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट को 80 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास आ जाएगा 0.66 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा टीबी। तो भाई डेल्टा टीबी तो मेरा क्लियर निकल गया। अच्छा, अब उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू
के बी इंटू मोलैलिटी। अब जरा इसको मोलैलिटी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आ रहा है मेरा के बी इंटू मोलैलिटी क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो के बी का वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है 3.28 इंटू एन बी में क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला था मैंने 0.125 kg, यही निकाला था, ठीक है। तो मुझे एम बी की वैल्यू पूछी हुई है क्योंकि मेरे को तो एम बी निकालना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। डेल्टा टी बी मेरे पास कितना आया था 0.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के बी का वैल्यू है 3.28 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमको 3.3, एम बी हमको कितना दे रखा है, एम बी हमको दे रखा है कुछ नहीं, हमको तो निकालना है एम बी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आ जाएगा 125.125 केजी, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा बहुत जो मैं सॉल्व करूंगा तो आप एक बारी ना इसको थोड़ा क्रॉस चेक करके देख लेना, बट क्योंकक्योंकि में टाइम लग जाएगा और वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो 131.2 केल्विन केजी पर मोल इसके समथिंग में, या सॉरी यूनिट शायद मैंने कुछ गलत लिख दी है, बट अगर आप इसको इस पूरे उसको सॉल्यूट को मतलब जो आपके पास ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको एमबी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये आपका पार्ट आपको पता है ये इस साइड में चला जाएगा, मतलब आराम से इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना, वो आएगा 131.2 और मास पूछा ना तो ग्राम पर मोल के केस में, तो ये आपके पास आ जाएगा एमबी की वैल्यू, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल सा था। अब बोर्ड में जनरली ना हमारे पास इसी टाइप के न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमको पता था ऑलरेडी सारी चीजें मैंने यहाँ पे पहले गिवन करके लिख लिया था क्या क्या गिवन है, ठीक है। और मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बस कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान देना, ठीक है। वैसे तो आंसर इसके समथिंग ही आसपास में ही आएगा आपका, ठीक है, बट आप लोग एक बार खुद अपनी तरफ से इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल हम अपने इस वीडियो का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा था कि एट द एंड लास्ट में मैं केबी अगर आपको बाई चांस, वैसे तो केबी मैक्सिमम 99% आपको गिवन रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती है कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि केबी की वैल्यू गिवन नहीं रहती है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली एक फॉर्मूला आता है और ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ केबी इज नॉट गिवन तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है केबी का वो ये होता है आर टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक है। अब इसका मतलब होता है क्या, मैं सारे टर्म्स को आपको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। तो आर मतलब क्या होता है, आर वाला होता है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर जूल पर केल्विन के फॉर्म में होती है तो 8.314, ठीक है, और जूल पर मोल या जूल पर केल्विन जो आपको बोलना है, ठीक है। और अगर कैलोरीज के फॉर्म में आपको गिवन रहता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको जो दिया रहता है वो कैलोरीज के फॉर्म में भी गिवन रहता है, तो आप इसकी वैल्यू 2 भी डाल सकते हो, बट ये कैलोरीज की फॉर्म में रहेगी, कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है। ओनली उस किस केस में, जब आपको कैलोरीज के केस में दिया रहेगा, ठीक है। बाकी और चीजें भी बता देते हैं। टी नॉट भी आपको ऑलरेडी पता होगा, टी नॉट भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है, ठीक है। एम, एम क्या होता है, एम स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देन उसके बाद डेल्टा एच वेप, इट मीन्स होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हीट रिक्वायर्ड फॉर
हीट रिक्वायर्ड टू वेपर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक ये मैंने इसकी डेफिनेशन ही बता दिया आपको, सबसे बेस्ट है यार, डेफिनेशन ही लिखो। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है आपको पता भी तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कभी कभार आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पता रहता है नहीं। ठीक है, तो इसको ना इसके बदले आपको घुमा फिरा के पता है क्या दे देते हैं, वो दे देते हैं LV। LV क्या होता है? LV एक्चुअली में मेरा स्टैंड करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और अगर आपको बाय चांस ऐसा इनडायरेक्टली आपको डेल्टा HV पूछा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो LV इंटू कैपिटल M। M क्या होता है मैंने आपको अभी अभी बताया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो ना तो आप ये भी लिख सकते हो, हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज या वेपर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सारा खेल इसी का ही है, मास का, कोई 1 मोल के लिए होता है, कोई 1 ग्राम के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रॉपर आपके पास इलस्ट्रेट किया हुआ फॉर्मूला है, किसके लिए? केबी के लिए, अगर आपको केबी गिवन नहीं रहता है तो। ठीक है, और बाय चांस अगर आप जैसे वाटर के लिए कैलकुलेट करना चाहोगे, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं वाटर के लिए कैलकुलेट करना चाहोगे, तो जब भी आप कभी भी कैलकुलेट करोगे ना सारी वैल्यू डाल के, आपके पास इतना ही आएगा, मतलब मैक्सिमम जनरली वाटर के केस में आपके पास ये इतना ही आएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, इसलिए वो आपको ऑलरेडी गिवन करके रखते हैं। तो देखो भाई, अभी फिलहाल मेरा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इतना ही कवर करूंगा। मैंने आज पूरा का पूरा जो मैं समराइज कर देता हूँ, मैंने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज जो होती है कोलिगेटिव की, मैंने उसको डिस्कस किया। RLBP में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देन मैंने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आपको बताया, आपको किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन तभी देखने को मिलेगा जब वॉलेटाइल सब्सटेंस में आप नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को ऐड कर दोगे, और उसी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की वजह से आपके पास वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा उस सब्सटेंस का या उस सॉल्यूशन का, बट जो इंक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैंने आपको ग्राफ के फॉर्म में फर्दर समझाया था, ग्राफ याद रखना, कभी कभार अगर वो पूछ लेते हैं ग्राफ के बारे में तो आप ग्राफ के थ्रू भी समझा सकते हो। ठीक है, देन मैंने आपके उसके बेस में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो डेल्टा टीबी होता है हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर पता करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया, और अब जो लास्ट में मैं जो पार्ट समझाया आपको, ठीक है, ये बहुत वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो में आता है बोर्ड में, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज कर सकते हो केबी निकालने के लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस में। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और जब ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ न्यूमेरिकल के बेस पे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैसे तो आप अगर यही कर लोगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कभी इनके न्यूमेरिकल में खासकर। ठीक है, तो चलो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।